हमारे साथ मौजूद हैं नुमान अब्दुल मजीद साहब, मैं इनका तारुफ करा चुका हूं और हमने बात की थी कि जी मईशत के दुख पे बात करेंगे। और आपको तो पता ही है कि यहाँ पे शहबाज हुकूमत ने दावा किया था कि हम पता नहीं कहाँ से बैरूनी सरमायाकारी लाएंगे, लेकिन जैसा कि मैंने आपको वक्फे से पहले बताया कि यहाँ से कंपनीज जो है बाहर जा रही हैं। पूछते मामला क्या है जनाब नुमान साहब, बहुत शुक्रिया, एक तो आप आए हमारे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। पाकिस्तानी कंपनीज़ की जो दुबई में रजिस्ट्रेशन है माशाल्लाह बहुत बढ़ रही, 3900 से ज़्यादा कंपनीज़ ने पहले 6 माह में रजिस्ट्रेशन कराई है। क्या वजह है कि बजाय इसके कि सऊदी कंपनी आती है यहाँ पर, यूएई की कंपनी आती है, हमारी कंपनियाँ जा रही हैं वहाँ पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की हमारे यहाँ काफ़ी अर्से से बात हो रही है, बड़ी मिसकंसेप्शन से मैं समझता हूँ इस हवाले से। फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अचानक से आप किसी मुल्क के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि हमारे मुल्क में आके आप इन्वेस्ट कर दें तो कल दूसरे दिन से वो आके इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। आपकी जो ओवरऑल इकनॉमिक पॉलिसी होती है उसका नतीजा, उसका एक आउटकम होता है जो FDI की फॉर्म में जो है ना निकलता है। और FDI के अंदर आपका जो है, मिसाल के तौर पर अभी एक रिपोर्ट इंटरनेशनल आती है FDI कॉन्फिडेंस इंडेक्स, तो उसके अंदर दुनिया की तमाम इमर्जिंग मार्केट्स का मवाजना किया जाता है कि कौन सी ममालिक जो हैं सबसे ज़्यादा फेवरेबल हैं फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए। तो पिछले साल की जो रिपोर्ट थी इसमें दुनिया की जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसमें टॉप 3 कंट्रीज़ जो थी वो तीनों GCC की थी, कतर, UAE और सऊदी अरेबिया। और पाकिस्तान का टॉप 50 के अंदर भी नाम नहीं। तो एक तरफ आप ये देखें कि दुनिया जहाँ की कंपनियाँ जो हैं वो खलीजी ममालिक में काम करने के लिए जा रही हैं। सऊदी अरेबिया ने जो अपना फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का टारगेट 2030 का रखा है वो सालाना टारगेट $100 अरब का है। हमारा तो साल में $1 अरब बड़ी मुश्किल से आती है। अब उसके अब मामलात को देखें कि भाई क्या हमारे पास वो फेवरेबल इकनॉमिक एनवायरनमेंट मौजूद है कि नहीं है। दोस्ती मोहब्बत में कोई सरमायाकारी नहीं करता, वो आपके फंडामेंटल्स देखेंगे कि जी यहाँ पर सियासी इस्तेकाम है, यहाँ पे मतलब है बिजली कितने की है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, इंसाफ कैसा मिलता है। बिल्कुल, देखिए कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो होती है ना, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई कंपनी 400 मिलियन यानी अगर $1.5 मिलियन जो है, $1.5 मिलियन तो कुछ भी नहीं होता ना इंटरनेशनल मार्केट के इन्वेस्टमेंट के अंदर, उससे ज़्यादा अगर कोई कंपनी साल का प्रॉफिट कमाती है तो इनकम टैक्स, सुपर टैक्स और डिविडेंड टैक्स मिला के 52 से 53% यानी 50% से ज़्यादा उसने टैक्स अदा करना है। पाकिस्तान के अंदर 35% आपका इनकम टैक्स है, उसके ऊपर तकरीबन सुपर टैक्स है जो 10% है और उसके बाद आपका तकरीबन 15% डिविडेंड टैक्स है। तो अगर जो, और इसके अलावा जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट है यानी कॉस्ट ऑफ जो बोरोइंग है वो 22% के आसपास है। पॉलिसी रेट 19% का है तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग 22% है। उसके अलावा आपका जो इन्फ्लेशन है, प्लस पाकिस्तान में जो झमेले हैं, जो मसले मसाइल पार करने के, और फिर वन ऑफ द वर्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ऐसी सूरत हाल में जब भी कोई कंपनी, प्लस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दीगर मामला अपनी जगह हैं, तो उसूल ये होता है कि कोई भी फॉरेन कंपनी जब अपना एक एनालाइज करती है कि मैंने, मेरे पास दुनिया के 50 ममालिक अवेलेबल हैं कि मैं दुनिया में कहीं भी जाके इन्वेस्ट कर सकती हूँ, तो भाई किस वजह की बुनियाद पर पाकिस्तान में आके वो इन्वेस्ट करेंगे। अच्छा, पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो करने की वजह होती है वो होता है आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से। HR समटाइम कहते हैं भाई HR बड़ी सस्ती है, लेकिन HR तो आप जानते हैं कि यहाँ तो एक मास HR का एक्सोडस है कि वो भी लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप बेसिक अकाउंटेंसी का प्रोफेशन ले लें तो इस वक्त पाकिस्तान में 4 अकाउंटेंट्स भी शॉर्ट हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इस मुल्क में हाईएस्ट बोरिंग कॉस्ट है, हाईएस्ट टैक्सेशन रेट है, हाईएस्ट बिजली का रेट है और आपके पास क्वालिफाइड HR भी अवेलेबल नहीं है, तो किस बुनियाद पे आप फॉरेन कंपनीज़ को यहाँ बुला के करेंगे। होता ये कि अगर पाकिस्तान ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वाकई सीरियस से, तो हमने पूरी अपनी मईशत का, इकॉनमी का जो है ना जायज़ा लेना होगा, सियासत का भी लेना होगा। और हमारे जैसे मिसाल IPPs का मामला आप देखें ना, IPPs के मामले में सही या गलत को एक सेकंड के लिए हटा दें, आप ये देखें हर 2 या 3 साल बाद ये मामला दोबारा सामने आ जाता है। हम फॉरेन इन्वेस्टर से बात करें, नेगोशिएट करने बैठ जाते हैं। देखिए मामला इस तरीके से, इंटरनेशनल मामला इस तरीके से नहीं चलते। एक बार आपने गारंटी आपने दे दी तो आपने दे दी, मुआहदे करने से पहले सोचना चाहिए था। मैं ऐसे खलीजी मालिक को भी जानता हूं कि जहां पे उन लोगों से कुछ गलतियां भी हुई तो गलतियां ही बाद में सुधारी। इसके अलावा एक और भी आप चीज़ देखेंगे, जब भी हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन के थ्रू FDI की बात आती है तो हमेशा कहा जाता है कि जी हमारी लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस को हम करेंगे। देखें ये 1990 और 1980 का माइंडसेट है कि जब सोशलिज्म खत्म हो रहा था, कैपिटलिज्म आ रहा था तो बहुत सारी ऐसी इंटरप्राइजेस थी दुनिया की कंट्रीज़ के अंदर जो लॉस मेकिंग थी। तो मुल्क क्या करते थे, कहते हैं भाई लॉस मेकिंग जो नॉन प्रॉफिटेबल हैं इनको आप प्राइवेटाइज कर दें। लेकिन ये ट्रेंड चेंज हो गया। आप इसकी मिसाल अगेन सऊदी अरेबिया से ने, जब सऊदी अरेबिया ने अपना प्राइवेटाइजेशन का प्रोग्राम शुरू किया और अपना सॉवरन वेल्थ फंड बनाने के लिए किया, तो सबसे पहले जिस कंपनी को मार्केट में लेके आए वो अरामको थी। अरामको को उन्होंने कहा कि हम अरामको की लिस्टिंग कराएंगे। सबसे प्रॉफिटेबल दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट ने अरामको को कहा और उसकी उन्होंने लिस्टिंग कराई। और अब मजीद एक्सपेंशन के लिए कह रहे हैं कि हम अपने कैपिटल मार्केट्स को बूस्ट करने के लिए दोबारा अरामको में लेके आएंगे। तो कहना कि हमारे यहाँ बात ये की जाती है कि नहीं, वो आपने अगर प्रॉफिटेबल कंपनी बेच दी तो फैमिली सिल्वर बेच दिया, फलाना ढिमाका। ये इंतहाई फरसूदा सोच है, हमें इस सोच से निकलना होगा।
अभी ओमान ने पिछले दिनों दोबारा अपना प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो जो दो अपनी सबसे बेहतरीन कंपनियां थी उनको पेश किया, उसको उन्होंने लिस्टिंग कराई, जिसके अंदर जर्मनी के, ओमान, सऊदीया के, कतर के सारे इन्वेस्टर्स ने आके इन्वेस्ट किया। तो पाकिस्तान को भी ये जो है ना कि हम सिर्फ लॉस मेकिंग इंटरप्राइज को औने पौने दामों किसी को थमा देंगे, इस माइंडसेट से निकलना होगा। ये बड़ी पाकिस्तान को, क्योंकि आपका ज़्यादा तजुर्बा मिडल ईस्ट में काम करने का है, आप अभी मेरे ख्याल में रियाद में बेस है ना, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि जी सऊदी मनी आ जाएगी, यूएई की मनी आ जाएगी। वहाँ के सरमाएकार को या इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा पाकिस्तान को? ये भी हालात ऐसे नहीं है कि बस हमें खुशफहमी है कि ब्रादर इस्लामी मुल्क आएंगे, लेकिन वो तो पैसा देख कर आएंगे ना। देखें, जहाँ तक सऊदी और यूएई के ताल्लुक है, जहाँ तक उसूली फ़ैसला है इन प्रिंसिपल, ये तो मैं ख़ुद कह सकता हूँ दावे से कि दोनों ममालिक की हुकूमतें वेरी कीन हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है, और वो देखती भी रहती हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, हमारी भी बात होती है, लेकिन सवाल ये कि क्या हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे एसेट्स अवेलेबल हैं जो उनको दिखाया जा सके। और अगर जैसा मैंने अभी आपको पूरा जो वर्क फ्लो बताया, माइनिंग में थोड़ा सा सऊदी इंटरेस्ट है जो हमें याद पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर है, रेकोडेक में है उनका, जी बहुत सारी सेक्टर्स के अंदर इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर के अंदर हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, बहुत सारी चीज़ों में पैसे लगा सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट का अगर मेरिट बनता है ना कि अगर आपका कोई सेक्टर फीजिबल है, उसके अंदर लॉन्ग टर्म रिटर्न है, स्टेबिलिटी है, तो कोई भी तो पैसे की दुनिया में कोई कमी नहीं है, लोग आके लगा देंगे। लेकिन एक और भी आपको बताऊं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट का मसला क्या होता है। फॉर एग्जांपल सऊदीया, मुझे और ये जो खलीजी ममालिक के कई सॉवरेन वेल्थ फंड से मेरी बात हुई, वो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ से जो लोग इन मामलात को डील कर रहे होते हैं, वो होते हैं यहाँ के टॉप नॉच कंसल्टेंट्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, बेस्ट क्वालिफाइड लोग होते हैं जो डील कर रहे होते हैं। उमूमी तौर पर जो पाकिस्तान साइड से जो लोग इस मामलात को डील कर रहे होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स हैं। वो गरीब आज लाइफ स्टॉक मिनिस्ट्री में है, तो 6 महीने बाद शायद वो इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्री में होंगे, तो कुछ अर्से बाद एजुकेशन, होमवर्क की बड़ी शदीद कमी होती है हमारे यहाँ से। मुझे ये बात मिफ्ता इस्माइल साहब से एक बार मैं गप कर रहा था ऑफ द रिकॉर्ड, खैर कोई ऐसी खुफिया बात नहीं, इसलिए मैं शेयर करता हूँ। कहते हैं वो जो जब हम लोग मीटिंग में जाते हैं तो उनको अमेरिकन को, ब्रिटिश को, बाकी ममालिक के लोगों को पता होता है वो उस मीटिंग से क्या हासिल करना चाहते हैं। हमारा जो होता है वो ज़्यादा जोर पीआर पे, वो भी गैर ज़रूरी किस्म की पीआर पे होता है। तो ये तो है कि तैयारी की कमी होती है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते। अच्छा, ये बताइए कि पेशरफ्त तब तक कुछ हुई है या नहीं हुई है? जो हम लोग कोशिश कर रहे थे, पाकिस्तान की बड़ी कोशिश थी SIFC के प्लेटफॉर्म के ज़रिए लाने की, बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था, लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है? व्हाट आर द प्रॉब्लम एरियाज? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, तो हाँ या ना को यकमुश्त कह देना तो मुश्किल है। लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, अभी भी बहुत सारे मुआहिदों पे, बहुत सारे मामलों पे डिस्कशन चल रही है। अब वो डिस्कशन मटीरियलाइज, देखिए, इसके पहले आप इसकी एक प्री स्क्रीनिंग करते हैं, फिर इसका LOI आता है, फिर ड्यू डिलिजेंस होती है, ड्यू डिलिजेंस के बाद जो है उसकी टर्म्स फाइनलाइज होती हैं, और फिर इसकी इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन होती है। ऑन एन एवरेज जो भी एक FDI या इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन होती है, उसका दौरानिया 1 से 1.5 साल का होता है उमूमी हालात में। तो पाकिस्तान के तो खुसूसी हालात हैं, तो ज़ाहिर है कि दौरानिया थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो मैं इसलिए समझता हूँ कि चूँकि नई गवर्नमेंट आई, अगले 6 से 8 महीने के अंदर हमें मजीद वाज़ेह पिक्चर सामने आएगी कि कितनी डील। लेकिन उसके लिए IMF से आपका मतलब जब तक मुआहिदा नहीं होता, आप लोग एजेंडे पे थे, नहीं है इस बार जो मीटिंग हो रही है अभी तक जो इतलात हैं? देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि शायद हम दोबारा एजेंडे पे आ जाएं, लेकिन ये ज़रूरी है कि करेंसी जो हमारी थोड़ी सी स्टेबलाइजेशन है, करंट अकाउंट कुछ कंट्रोल में आया है, तो ये खुशाइन बात है कि इसकी वजह से जो करेंसी रिस्क है उस पर एक लोगों को हम एक कह सकते हैं कि देखिए हमारी करेंसी कंट्रोल में आ गई है। लेकिन जो बिगेस्ट प्रॉब्लम हमारा है वो हमारी बोरोइंग कॉस्ट है और हमारा टैक्सेशन का जो रेट है, बड़ा ऑपरेसिव है, बहुत ऑपरेसिव है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हमें इमीडिएटली की 2 चीज़ों को अगर फॉरेन इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से एड्रेस करना होगा, तो वो हमें अपने इंटरेस्ट रेट को ड्रास्टिक, ये एक जो ना 50 बेसिस पॉइंट से फिर एकदम आपका जो इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा होता है, आपके रुपये के ऊपर प्रेशर आता है, तो रिस्क तो हमारे साथ है ना कि आप मार्केट ओवर हीट हो जाती है तो इकोनॉमी मसला होता है। देखिए, मैं इसको जो है इसको डिफरेंट अंदाज में देखता हूँ। मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि आप सिर्फ करेंसी एक्सचेंज वैल्यू की बुनियाद पे इकोनॉमी के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट को मैनेज नहीं कर सकते। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मसला ये होता है, जैसे थोड़े से पैसा आते हैं हम गाड़ियाँ इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, अब लग्जरी गुड्स करते हैं। अच्छा, आखिरी कुछ सेकंड है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि मैं रिपोर्ट पढ़ा था पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की कि बाज़ मल्टीनेशनल कंपनीज जा चुकी हैं पाकिस्तान से, कुछ जो है जाने की तैयारी कर रही हैं। क्या रोका जा सकता है या मतलब है हम बैठ जाएंगे जी चली जाएंगी? ये देखिए, करंट सूरत हालात जो हैं वो तो बड़े दिगरगूं हुए हुए हैं। देखिए, FDI की या फॉरेन इन्वेस्टर की जो माइंडसेट होता है, दुनिया भर में अगर आप देखें ना, एक कंसोलिडेशन हो रही है, सप्लाई चेन कंसोलिडेशन है। आप ये नहीं हो रहा कि दुनिया की जो ग्लोबल कंपनीज से अपने
ग्लोबलाइजेशन के तहत अपने उसको टेंटिकल्स को फैला रही हों, वो जो है मखसूस अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं और उनके साथ जिसके साथ पॉलिटिकल अलाइनमेंट है। एक मिसाल देता हूँ मैं आपको, फॉर एग्जांपल जो चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, बहुत सारे अमेरिकन चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, चाइना से निकाल के नॉर्दर्न मलेशिया के अंदर जो है अपने चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगा दिए। तो अब ये हमें देखना होगा कि हम एक्चुअली पूरी वैल्यू में कहाँ पे खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया नुमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, मुझे पता है कि तशनगी रह गई, बहुत सारे सवालात मेरे भी जहन में थे, आपके भी होंगे, लेकिन जो पैगाम है वो ये कि जब तक मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं होगा, पाकिस्तानी मईशत को पटरी पर लाना भरपूर तरीके से बड़ा मुश्किल है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त, खुदा हाफिज़।